नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारतीय रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले 90.21 के रिकॉर्ड निचले स्तर पे पहुंच चुका है और ये पहली बार है जब रुपया 90 के भी मार्क को पार कर गया है। और ये बस एक रिकॉर्ड, एक आंकड़ा या एक संख्या नहीं है। ये एक इंडिकेटर है जो बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इस समय कितने दबाव से गुजर रही है। जब हमारी करेंसी इतनी कमजोर होती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि विदेशों से जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसके लिए हमें अपनी जेब से ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रुपया आखिर इतना गिर क्यों रहा है और ये डेप्रिसिएशन आया क्यों। तो इसके पीछे डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों कारण है और दोनों पे हम बात करेंगे। देखिए, रुपए पे सबसे बड़ा दबाव ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस से आ रहा है। भारत अपनी तेल की ज़रूरतों के लिए 85% तेल आयात करता है और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसको खरीदने के लिए हमें डॉलर की ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। यानी जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो फिर डॉलर की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और रुपया कमज़ोर हो जाता है। और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसी क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल और डीजल बनते हैं वो भी महंगे होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब माल ढोने की लागत बढ़ जाती है तो बाजार में हर चीज़ महंगी हो जाती है और इसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी वो महंगाई जो आयात के कारण पैदा हुई है। और एक अनुमान के अनुसार अगर $1 की कीमत 80 रुपए से 90 रुपए के बीच में भी है ना, तो बिना क्रूड ऑयल का दाम बढ़े जो तेल की कीमत है, जो तेल की लागत है, वो लगभग 12 से 15% बढ़ जाती है और इसका सीधा असर फूड प्राइसेस पे पड़ता है। आपके आसपास की दुकानों तक पहुंचाने वाली सब्जी, दाल और अनाज की जो गाड़ी होती है उसका खर्च बढ़ जाता है, जिसका बोझ सीधे आप पे पड़ता है। अब सरकार के लिए यहाँ पे संकट ये होता है कि या तो वो फ्यूल प्राइस को स्थिर रखने के लिए जो उस पे टैक्स लगाता है उसको कम करे, टैक्स कम करेगा तो सरकार की रेवेन्यू कम होगी, या फिर वो कीमतों को बढ़ने दे जिससे जनता पर महंगाई का बोझ सीधे पड़ेगा। तो वर्तमान समय में सरकार ने टैक्स तो कोई कम किया नहीं है, इसीलिए आम आदमी को रुपए की घटती कीमत और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत दोनों की मार झेलनी पड़ रही है। अब अगर हम दूसरे रीजन की बात करें जो रुपया को कमजोर कर रहा है, तो वो है एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा भारतीय बाजारों से अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को वापस से खींच लेना। देखिए, एफआईआई हमारे इक्विटी और डेट मार्केट में पैसा लगाते हैं और जब उन्हें लगता है कि यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरें अपनी बढ़ा रहा है या फिर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो रही है, तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। वो रुपए में रखे अपने एसेट को बेचते हैं और उसे डॉलर में कन्वर्ट करके वापस ले जाते हैं। इससे बाजार में डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे रुपया और गिरने लगता है। इसके अलावा अगर हम तीसरी वजह की बात करें जिससे रुपया लगातार गिर रहा है, तो वो है हमारा व्यापार घाटा, यानी कि ट्रेड डेफिसिट। यानी हम बाहर से इंपोर्ट खरीदते बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट उसकी तुलना में बहुत कम करते हैं। भारत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, गोल्ड और क्रूड ऑयल को विदेशों से खरीदता है, लेकिन उस रफ्तार से, उस क्वांटिटी में हम बहुत कुछ बेच नहीं पाते हैं। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के बावजूद हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी भी ग्लोबल कंपटीशन में उतना मजबूत नहीं हो पाया है। खासतौर पे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट तो रिकॉर्ड स्तर पे है। हम भारी मात्रा में चाइना से न केवल कंपोनेंट्स बल्कि फिनिश्ड गुड्स भी आयात करते हैं, जिसके लिए हम उन्हें भारी मात्रा में डॉलर चुकाते हैं। यानी ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये रुपए पे एक अस्थायी रूप से स्ट्रक्चरल प्रेशर बनाए रखता है। अब सवाल ये होगा आपके मन में कि ठीक है, ये सारे कारण है जिसकी वजह से रुपया गिरता है, लेकिन क्या इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं करती? तो इसका जवाब है, किया तो जाता है, लेकिन वो सॉल्यूशन टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए होता क्या है कि जब रुपया लगातार तेजी से गिरता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में इंटरवीन करता है। आरबीआई अपने पास रखे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी सीधे सीधे कहे तो डॉलर को बेच के रुपए की जो डिमांड है उसको बनाए रखने की कोशिश करता है। इससे होता ये है कि रुपया कुछ समय के लिए उसको सहारा मिल जाता है, लेकिन इसका सीधा और निगेटिव इम्पैक्ट देश के फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ता है। फॉरेक्स रिजर्व देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बफर होता है। इसका कम होना एक चिंता का विषय हो जाता है, खासतौर पे तब जब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इतना अनसर्टेन हो। यानी इसका टेम्परेरी और थोड़ा सा सोल्यूशन करने की कोशिश आरबीआई करता है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान तभी निकलेगा जब हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के डॉलर कमाएंगे और इंपोर्ट को कम करके डॉलर को बचाएंगे। देखिए, रुपए की गिरावट की जो सबसे ज्यादा मार पड़ती है ना, अगर सही मायने में, तो वो होती है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों पे। क्योंकि फिर आप लग्जरी की बात छोड़ दीजिए, जो डेली इसेंशियल हैं, जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, वो खरीदना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉम ऑयल की बात करें, यानी जो खाने का तेल है, वो भी हम मैक्सिमम आयात करते हैं। 15 से 20% वो ऑटोमेटिक महंगे हो जाएंगे जितना रुपया गिरेगा। दाल की बात करें या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमत में भी उछाल आएगा। अब आप कहोगे कि यार, दाल तो हमारे यहाँ पे होता है, उसको तो हम इम्पोर्ट करते नहीं है, लेकिन उसकी खेती के लिए जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज होता है वो भी तो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जब उसका रेट बढ़ेगा तो दाल भी ऑटोमेटिक महंगी होगी।
आपका स्मार्टफोन या लैपटॉप महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि चाइना से हम कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको इंडिया में असेंबल करके मेक इन इंडिया के नाम पे लोगों को बेच रहे होते हैं। 25,000 का एक मीडियम रेंज का जो स्मार्टफोन है, उसमें 3,000 से 5,000 तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग है, उसके खरीदने की क्षमता जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है इस महंगाई से। इसके अलावा अगर हम पढ़ाई पे भी बात करें, जो जिनके बच्चे विदेश जाके पढ़ रहे हैं और वो अगर मिडिल क्लास या निम्न क्लास वाले तो खैर जा भी नहीं सकते, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए, अगर किसी छात्र की सालाना जो फीस है विदेश में पढ़ने की, वो $50,000 है, तो 80 रुपए के हिसाब से उसके माता पिता को अपने बच्चे को 40 लाख रुपए सालाना देने थे। लेकिन जैसे ही रुपया डिप्रिसिएट होता है और वैल्यू $1 की 90 रुपए चली जाती है, तो सीधे सीधे अब माता पिता को 45 लाख रुपए देने होंगे। तो ये जो 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि करेंसी फ्लैक्चुएट की है, रुपए की वैल्यू जो है वो डॉलर के मुकाबले गिरी है। तो अगर मान लो आपने 40 लाख का ही लोन कराया था, बच्चे को भेज दिया विदेश पढ़ने, तो एक्स्ट्रा 5 लाख आप कहाँ से लाएँगे? इसके अलावा विदेशी यात्रा भी महँगी होगी। मान लो पहले आपको $1,000 खरीदना होता था, तो आप ₹80,000 देते थे। अब आपको सीधे-सीधे ₹90,000 चुकाने होंगे। तो जो 10,000 की एक्स्ट्रा बोझ है, वो आपकी जेब से ही जाएगा। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम न्यूज़ में सुनते हैं कि अच्छा $1 ₹90 के बराबर हो गया, तो आपको ये ना लगे कि अच्छा इससे मेरी लाइफ में कोई खास इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, ये केवल आंकड़ा है। तो ऐसा नहीं है, ये केवल बैलेंस शीट का मुद्दा नहीं है। लिटरली जो मिडल क्लास है और लोअर मिडल क्लास है ना, उसके लिए ये कमर तोड़ने वाला मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि सैलरी तो आपकी बढ़ेगी नहीं, जो भी आपकी कमाई है वो उतना ही रहेगा। खर्चा ऑटोमेटिक बिना आपकी लाइफ़स्टाइल में 1% का भी चेंज किए, आपका खर्चा 15 से 20% बढ़ जाएगा। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि सरकार ने सही पॉलिसी नहीं बनाई। मेक इन इंडिया के नाम पे 10-15 साल से केवल लोगो बेचा जा रहा है। उसके ऊपर से मान लीजिए जो ग्लोबल कारण है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो है ही है। लेकिन कम से कम जो लोकल कारण है, जो डोमेस्टिक रीजन है, उसको तो सही किया जा सकता था, पर वो भी नहीं किया गया। भारत की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी डोमेस्टिक डिमांड और मिडिल क्लास की कंजम्पशन पावर। इन दोनों को कोविड के बाद से खत्म कर दिया गया। इन्फ्लेशन पे सरकार कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मिडिल क्लास की जो परचेसिंग पावर थी वो बुरी तरीके से निगेटिवली प्रभावित हुई है। हमारी आबादी तो बढ़ी है, ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो जॉबलेस ग्रोथ हुई है ना, ये हमारी कमजोरी बन गई, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इनकम नहीं है। महंगाई के कारण या तो लोग अपनी सेविंग तोड़ रहे हैं या कर्ज लेके जरूरतें पूरी कर रहे हैं। और जब कंजम्पशन रुक जाता है तो जाहिर सी बात है डिमांड भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा और जो देश का इकोनॉमिक इंजन है वो जाम हो जाता है, उसका चलना बंद हो जाता है। और फिर ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए भी भारत में कोई आकर्षण रह नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, ये अपनी गलती को कवर करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार होती है, लेकिन ये गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या तो सारी गलती नेहरू जी ने की है, बची खुची मनमोहन जी ने की है। मनमोहन सरकार के टाइम पे $1 45 से 63 रुपए के बीच में ही रहा है। मोदी जी उसको 90 पार ले गए। लेकिन मजाल है जो इस ऐतिहासिक गिरावट पे मोदी जी कुछ बोल दें या उनका कोई भी मंत्री कुछ बोले। और मामला केवल रुपए के डेप्रिसिएशन का नहीं है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि देश एक डेट ट्रैप में फंस चुका है। डेट ट्रैप का मतलब ये है कि जब कोई देश अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए लगातार नए और बड़े कर्ज ले रहा है, क्योंकि जो उसकी इनकम है और देश के मामले में जो उसकी जीडीपी ग्रोथ है, वो उसका कर्ज चुकाने की क्षमता के अनुपात से कम है, तो एक कर्ज को भरने के लिए दूसरा कर्ज लिया जा रहा है। और आज के समय में भारत सरकार का जो टोटल कर्ज है वो हमारी जीडीपी का 85 से 90% है। और ये जो बढ़ता कर्ज है वो देश की फिस्कल हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। उस पे जब रुपया कमजोर होता है तो जो हमने डॉलर में कर्ज उठाया है वो हमें और महंगा पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए भारत ने $1 बिलियन का लोन उठाया जब $1 की कीमत 80 रुपए थी, यानी हमारा लोन जो था वो 80 अरब का था। लेकिन अब जब रुपया गिर के 90 पहुंच गया तो वही लोन ऑटोमेटिक बढ़ के 90 अरब का हो गया, यानी अब आपको 10 अरब ज्यादा चुकाने होंगे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी करेंसी डेप्रिसिएट की है। दोस्तों, रुपए का 90 पार होना एक साफ संकेत है कि इंडियन इकोनॉमी इस समय एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ी है। और ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस लाना या आरबीआई द्वारा डॉलर बेचने से नहीं सुधरेगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें स्ट्रक्चरल वे में निकालना होगा। सबसे पहले हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके और हम डॉलर कमा सकें। इसके अलावा हमें मिडिल क्लास की जो परचेसिंग पावर है उसको भी बढ़ाना होगा ताकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ सके। डेट कम करने और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पे हमें ध्यान देना होगा। अगर हम इन मूल सिद्धांतों को ध्यान नहीं देंगे और ये गिरावट जारी रहेगी तो महंगाई कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, आम आदमी की सेविंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो देखना यह है कि सरकार इस आर्थिक चेतावनी को समझती है, ध्यान देती है, या इसको बस डाउन प्ले करके रुपए को शतक लगाने देगी और एक नया गिरावट हम दर्ज करेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।